कि बदलाव एक दिन में तो नहीं आता है, लेकिन अगर घर से बदलाव आप नहीं कर पाएंगे तो इस पेड़ को, ऐसा नहीं है कि बहुजन आंदोलन ने ब्राह्मणवाद को कुचला नहीं हो। मैं जब इतिहास पढ़ता हूँ कई बार ऐसा हुआ है कि ये बिल्कुल कुचल के रख दिया गया है और ये उम्मीद खत्म हो गई है कि ये कभी दोबारा जिंदा होगा, लेकिन ये भस्मासुर की तरह फिर बार बार पैदा होके और फिर सामने हमारे आ जाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। विश्व को शांति विश्व को शांति, करुणा और समानता का संदेश देकर एक नई प्रगति की राह सभी के लिए खोलने वाले महात्मा बुद्ध जी को नमन करते हुए और यहाँ जितने महापुरुषों के चित्र लगे हैं सभी को नमन करते हुए और उसकी अंतिम कड़ी के रूप में हमारे बीच साहित्य के रूप में आज भी मौजूद बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए, साथियों, विषय मेरा ओबीसी समाज से होने के कारण एक मूल विषय तो ये है ही कि क्यों जो है ओबीसी समाज बाबा साहब को समझने में या अपने आप को समयानुकूल ढालने में क्यों थोड़ा पीछे रह गया। और दूसरा विषय मैं ये चुन के लाया हूँ कि आजकल ये जो नफरती माहौल हमारे आपके बीच फैलाया जा रहा है, इसका नुकसान किसे भुगतना है और इसका फ़ायदा किसे होना है, इस चीज़ पर भी चर्चा कर ली जाए। साथियों, मोटी मोटी बातें मैं थोड़ा सा लिख के लाया था, मैं आपके जहन में डाल देता हूँ और साथ ही साथ ये निवेदन भी कर लेता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा कोई राजनीतिक या कोई वक्ता नहीं रहा हूँ। मैं एक व्यवसायी हूँ और मैं व्यवसाय करता हूँ। केवल इस लाइन पे या बाबा साहब की जो सोच है उस पे आने का मेरा केवल एक ही मकसद है और वो शायद आपका भी यही मकसद होगा कि आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो हमें कैसे याद रखेंगी। आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमें कैसे याद रखेंगी और हम आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जा रहे हैं, इस पे जो हमारी खुद की जो अपनी भूमिका है उस पे अपने आप स्वयं ही विचार करने का आपसे अनुरोध करने आया हूं। इसके अलावा मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूं, मुझसे जो गलतियां हों मुझे अल्पज्ञानी समझ के आप लोग क्षमा कर देंगे, ऐसी मेरी आशा है आप सबसे। साथियों, एक संगठन जिसकी वजह से हम सब आप परेशान हैं, आरएसएस, उसका जो काम है वो किसी एक लाइन पे काम नहीं करता। इस बात को हमारे आपके जहन में रखना होगा हमें सब आपको। उसका जो काम है वो इतना बहुआयामी है, वो एक चीज़ को, एक टारगेट को जो है एक तरीके से हिट नहीं करता है। उस टारगेट को हिट करने के लिए उसके पास बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारा संसाधन है और बहुत सारे मानव जो फुल टाइम वर्कर हैं उनके वो लगे हुए हैं। तो जिस चीज़ को उसे नेस्तनाबूद करना होता है, जिस चीज़ को उसे आउट करना होता है हमारे आपके दिमाग से, उस पर वो बहुआयामी आक्रमण करता है, जिसे कुछ तो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं और कुछ नहीं भी दिखाई देती हैं, उनको भी समझने की ज़रूरत है। और उससे लड़ने के लिए हमें उसी बहुआयामी या कई तरह के जो है टूल्स, आजकल ये मीडिया में आप समझते होंगे, टूल्स का अर्थ सीधा सीधा ये है कि हमने कोई संगठन, जैसे उन्होंने बहुत सारे संगठन बना रखे हैं, वो एक टूल्स की तरह काम करते हैं। जैसे कंप्यूटर वाले लोग जब समझते होंगे कि आपने कोई वायरस बनाया और चुपके से उसको आपके कंप्यूटर में डाल दिया और उसके बाद वो अपना काम करता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो अपने आप काम करता है। आरएसएस की यही थ्योरी है, वो टूल्स के माध्यम से काम कर रहा है और उन आरएसएस तो हमें दिखता है लेकिन वो टूल्स जो हैं वो साइलेंटली हमारे आपके बीच ही मौजूद हैं, वो शायद हमें नहीं दिखते हैं, उनको भी पहचानने की ज़रूरत है। साथियों, मातृशक्ति से मैं बहुत निवेदन करना चाहूँगा कि बदलाव एक दिन में तो नहीं आता है, लेकिन अगर घर से बदलाव आप नहीं कर पाएंगे तो इस पेड़ को, ऐसा नहीं है कि बहुजन आंदोलन ने ब्राह्मणवाद को कुचला नहीं हो। मैं जब इतिहास पढ़ता हूँ कई बार ऐसा हुआ है
कि ये बिल्कुल कुचल के रख दिया गया है और ये उम्मीद खत्म हो गई है कि ये कभी दोबारा जिंदा होगा, लेकिन ये भस्मासुर की तरह फिर बार बार पैदा होके और फिर सामने हमारे आ जाता है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे परिवार में जो मातृशक्ति है उसको अगर हम जागरूक कर पाए तो इसका स्थायी अंत संभव है, ऐसा मेरा विचार है। आप बड़े लोग बैठे हैं, इस पर जरूर विचार करेंगे। साथियों, एक आरएसएस की तर्ज पे ही थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो बुजुर्ग लोग हमारे बीच बैठे हैं, आप लोग मानसिक रूप से पूरी तरह परिपक्व हैं। अब आपको कुछ समझाया नहीं जा सकता, ना मेरी औकात है कुछ समझाने की, लेकिन आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि कभी कभी तारीफ करके भी बहुत बड़े काम करा लिए जाते हैं। आप जिसे धन बल से नहीं करा सकते, जिसे अनुनय विनय से नहीं करा सकते, आप तारीफ से करा सकते हैं। आपको एक मेरा निवेदन है, जो भी बुजुर्ग यहाँ आए हैं, अपने अपने अगर समय आसपास गांव में, शहर में, गली में, मोहल्ले में, जहाँ भी रहते हैं, आप बस इतना करते रहिए कि हम जैसे लोग हैं या और हमसे जो छोटे लोग पीछे आ रहे हैं, आप बस तालियां बजाते रहिए। यानी एक संगठन कोई छोटा सा खड़ा करके आपको कोई आदमी सिंगल ये लगे कि ये थोड़ा सा भी समाज के लिए काम कर रहा है, बस आप छोटा सा 10-15 लोगों का कुछ नाम भी रख लीजिए उस संगठन का, और आके जो है एक माला पहना लीजिए 10 रुपए की, और उसे ये कह दीजिए कि आपने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इस बात से भी आरएसएस का आपका मुकाबला कर पाएंगे, ऐसा मेरा सुझाव है। आप जरूर इस चीज़ को शामिल कर लीजिए। साथियों, बार बार ये बात चलती है कि पिछड़ों में अम्बेडकर जी को, बाबा साहब को क्यों नहीं समझ पाए। इसकी मेरी जो समझ में आता है, वो एक साजिश के तहत जो है बाबा साहब को पढ़ने नहीं दिया गया। उसमें पिछड़ों का कोई दोष नहीं है, कतई दोष नहीं है, क्योंकि आप ये जान लीजिए, सभी यहाँ संभ्रांत लोग बैठे हैं, बाबा साहब को उस समय जब बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे तो SC/ST ने भी कहाँ समझा, दोनों चुनाव हरवा दिए। अगर समझ में आया होता, महाराष्ट्र उनकी कर्मस्थली था, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है। जिस धीरे धीरे जिस वर्ग की समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसकी समझ में नहीं आया है उसको भी हमें प्रयास करके समझाने का काम किया जाए, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये जो दोनों जो अंतर कर दिए हैं वो कोई अंतर थे ही नहीं वास्तव में। अगर पीछे कभी कभी मुझे विद्वान लोग कहते मिल जाते हैं कि फलां जो महापुरुष थे वो क्षत्रिय वर्ग से थे, यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध तक पहुँच जाते हैं। अरे आज़ादी से पहले कहाँ ये डिवीज़न था भाई? वो सब एक थे, 3 के बाद जो चौथा बच रहा था वो सब एक ही था। ये डिवीज़न तो अभी बाद में आया ना, 1900 के बाद आया मेन चीज़। पीछे जो है आप ये भ्रम मत फैलाइए कि वो क्षत्रिय थे या ये थे वो थे, उससे जो है हमारे समाज में भी बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। वो भी ये सोचने लगते हैं कि अरे नहीं ये तो फलां का है तो हम क्यों माने, और ये फलां का है तो हम इसे हम मानेंगे। ये बस ये डिवीज़न पीछे मत ले जाइए, इसको आज़ादी के टाइम पे ही ला के रखिए, पीछे महापुरुषों को इन चीज़ों से न जोड़िए, ऐसा मेरा निवेदन है। साथियों, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जिस भी समाज को अपने भूत का, अपने इतिहास का ज्ञान नहीं होता है, वो शायद ना तो अपना वर्तमान ठीक से जी सकता है और ना भविष्य अपना बना सकता है। तो इसके लिए हमें अपना जो हमारा, और आप अपना ही मान के चलिए, मैं कभी डिवीज़न नहीं करता कि OBC अलग है और SC अलग है, इन दोनों को एक ही मान के चलिए। और दोनों का जो इतिहास है वो किसी तरह जो है, किसी तरह, क्योंकि वो लोग आएंगे नहीं, क्या होता है, अच्छी बातें सुनने के लिए, अच्छी बातें करने के लिए बड़ी मुश्किल से आते हैं। आप भंडारा रख दीजिए, देवी जागरण रख दीजिए, 250-300 की भीड़ जो है बिना बुलाए आपके यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। आप बाबा साहब की तस्वीर लगा के बहुत अच्छा कार्यक्रम करिए तो 25-30 सवाल पूछ लेंगे और आने के लिए बड़ा आनाकानी करेंगे। ये जो फौज चल रही है, जो आजकल आप देखते हो आस्था चैनल से जो शुरू हुई थी और आज YouTube पर छाई हुई है, हमारी महिला कथाकारों की, ये भी मैं इनको टूल्स मानता हूँ RSS का। मैं कभी इन्हें कथाकार, रचनाकार ये सब नहीं मानता। ये RSS के टूल्स हैं। इनका काम यही है कि हमारी बुद्धि को भ्रमित रखा जाए, विशेष तौर पर महिलाओं को अगर भ्रमित बनाए रखेंगे, क्योंकि जो बच्चा 5 साल 7 साल तक जो सीखता है वो वही सब सीख जाएगा, वो आजीवन उसके जहन में पड़ा रहेगा और वो उनके लिए उनका काम करेगा, ना चाहते हुए भी उनका काम करेगा। तो ये चीज़ें जो है इस पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की, या अपने लोग जो हैं बहुत सारे, मैं OBC के जो कथाकार हैं मेरी बहस हो जाती है उनसे, मैं कई बार उनको डांट देता हूँ, कई बार डपट देता हूँ और मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता मैं उनका। ऐसे ही बहुजन के भी मैं कई लोगों को देख रहा हूँ,
वो इसी पाखंड में मतलब उसका प्रचार करने में लगे हुए हैं, जाने अनजाने। ये अलग बात है कि उनको व्यक्तिगत प्रसिद्धि मिल जाती होगी, व्यक्तिगत उनको धन मिल जाता होगा, ये ठीक है, लेकिन उसके पीछे वो समाज का सत्यानाश कर रहे हैं। इस चीज़ को मुकाबला करने के लिए हमें उसी तरीके की कुछ महिलाएं को आगे लाना पड़ेगा। हो सकता है उन्हें गालियां पड़ती रहें, जैसे मैं यादव हूं और मैं जय भीम करता हूं, मुझे बहुत सारे यादव गालियां दे देते हैं, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। लेकिन हमारी मातृशक्ति को भी उनका मुकाबला करने के लिए कुछ महिलाओं को सामने लाना होगा, और भले ही उन्हें कितनी भी गालियां मिलती रहें उसकी परवाह नहीं करनी है, लेकिन एक अगर मंच, एक अगर संगठन, एक अगर तरीका कोई हम उनसे लड़ने का ढूंढ लेंगे, वो आगे जाके वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम सही हैं, हम आगे चलेंगे, वो गलत हैं, जो गलत लोग हमेशा खत्म हो जाते हैं। साथियों, शायद समय सीमा मेरी इतनी थी, मेरी विराम ही देना चाहूँगा। बस इतना आपसे अंत में कहते हुए जाऊँगा कि जैसे मेरे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव भी कहते हैं कि जब कभी ये इतिहास लिखा जाएगा कि आग बुझाने वालों में और आग लगाने वालों में किस तरफ कौन था, तो मैं अपनी खुद की आत्मसंतुष्टि इस बात से कर लेता हूं कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। जय भीम, जय संविधान। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ये जो मंच है उसको हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद। आप इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, आप उस चीज को जो है जीतने का या उस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं जो हमारे जहन में कभी असंभव लगती है, लेकिन आप लोगों को सबको देखकर जितने प्रेरणा स्रोत यहाँ बैठे हैं, ऐसा लगता है कि हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। जय हिंद।